चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं चौथी क्लास, ठीक ना? चौथा क्लास है ना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। लवन लिस्ट देख रहे थे नहीं? लवन का लिस्ट देख रहे थे, उसमें से 6 लवन बताए थे नहीं, एक क्रम से, जिसमें 5 लवन को हमने क्या किया था, निपटा दिया था। और आज छठा लवन है। छठा लवन का क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। यहाँ देखिए, प्लास्टर का पी ले लिया, ऑफ का ओ, पेरिस का पी ले लिया, पीओपी। आप नाम सुने हैं ना पीओपी? हैं? पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है, रसायन की भाषा में अगर इसका नाम देखा जाए, ऐसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या है? हाँ, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का क्या लेंगे? CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट हुआ है। और अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, 1/2 आधा हुआ कि नहीं है? हाइड्रेट क्या है? जल है। हाइड्रेट मतलब क्या? जल। कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया शरीर में, यानी क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। डी जहाँ पे लग जाए तो समझ लीजिए वहां क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो जल का क्या हो गया हमारे शरीर में? कमी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो हाइड्रेट इसी से बना, हाइड्रेट से बना हाइड्रेशन। तो समझिए हाइड्रेट मतलब क्या हो गया? जल। देखिए ये अनुसूत्र बन गया, तो वही लिखे अनुसूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या पढ़ेंगे? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका रासायनिक नाम देखिए, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। बोलिए फिर से, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो इसी को पढ़ेंगे हिंदी में अर्ध हाइड्रेट। अर्ध, इसको क्या पढ़ेंगे? इतना को अर्ध मतलब आधा हुआ, अर्ध हाइड्रेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इतना बात सबके दिमाग में आ गया? ठीक। अब बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि क्या है? जिप्सम। किसको लेंगे? जिप्सम। जिप्सम को लेंगे, उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। एक परखनली लेंगे, ये परखनली हुआ कि नहीं? आप स्कूल वगैरह में देखते हैं ना परखनली, कांच का बना होता है। ये लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम, क्या डाल देंगे? जिप्सम। क्या डाल देंगे? जिप्सम। अगर सूत्र के माध्यम से देखें तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या करेंगे? इस परखनली के अंदर डाल देंगे। इसको अब क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। बर्नर सेट कर देंगे, कर दिए ना सेट। अब इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितना तापमान पे? 100 डिग्री सेल्सियस पर। नॉर्मली हम गैस पे चढ़ा देंगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस दे देता है। एक जैसे पानी को उबालते हैं, पानी उबालते हैं ना चावल वगैरह पकाने के लिए, है? तो पानी को उबालने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसको पानी को 100 डिग्री सेल्सियस चूल्हा पे मिल जाता है ना? मिलता है कि नहीं? उबल जाता है ना, यानी मिल गया 100 डिग्री सेल्सियस। मिला कि नहीं मिला? तो अब देखिए, पानी आखिर गर्म है, जब उसको हम उतारते हैं गैस पर से, फिर भी पानी छूते हैं तो गर्म लगता है, गर्म लगता है ना? तो उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? उष्मा। कौन सा उष्मा? गुप्त उष्मा। उसको क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। उष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट, और गुप्त को बोलते हैं लेटेंट। लेटेंट हीट। उसके अंदर गुप्त उष्मा है, इसलिए गुप्त उष्मा के कारण जो है पानी क्या लगता है? गर्म लगता है। क्या लगता है? पानी गर्म लगता है। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज अगर गर्म है, अगर छुए उसको गर्म है, यानी उसके अंदर कौन सा उष्मा है? गुप्त उष्मा है। कौन सा उष्मा है? गुप्त उष्मा। तो अब यहाँ देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये जिप्सम को हम गर्म कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत आसान है।
है कि नहीं करना। जिप्सम लेंगे, उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, और गर्म करके जैसे ही गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, धीरे धीरे मेरा क्या बनता जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता जाएगा। जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे सॉरी, चलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या बन जाएगा मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके बाद 3/2 जल बन जाएगा, 3/2 जल जाएगा। जैसा कि हम देख रहे थे कि संतुलित है कि नहीं, देखिए कैसे संतुलित है कि नहीं है। यहाँ जल कितना है 3/2, और यहाँ जल कितना है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़िए, 1/2 जोड़ 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 भाग में देंगे, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2 से भाग देंगे तो 1, 1 गुना 3 3, और 3 1 कितना हुआ 4, अब बटे 2, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 जल हुआ ना, टोटल मिला के 2 जल हुआ। जल का कितना अणु, 2 अणु, तो जल का टोटल कितना अणु, 2 अणु, देखिए यहाँ 2 अणु जल का है ना, है। और उसके बाद CaSO4 बराबर है, संतुलित है ना, है तो हाँ, तो ये संतुलित है। तो जिप्सम को जब हम गर्म कर देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरा क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, अब उपयोग देख लेते हैं। ठीक, उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम, हड्डी जो टूट जाता है किसी बालक का या किसी आदमी का या किसी महिला का, अगर जब हड्डी टूट जाता है तो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, उस हड्डी को सीधा करके फिर उस पे क्या करता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा देता है। क्या लगा देता है, एक ये पट्टी टाइप, पट्टी कहते हैं ना उसको, उसको बांध के और उस पे लेप धीरे धीरे लगाते, जब वो सूख जाता है तो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, तो फिर मेरा हाथ इधर उधर नहीं मुड़ता है। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो आप फिर हाथ, आप तो है बकलोल, नहीं इधर उधर करेंगे, फिर हड्डी क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, जहां से टूटा है वहां से क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, तो फिर जुट नहीं पाएगा, फिर जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन वही हम टाइट कर दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब सूख जाता है, दीवार में देखते हैं पीओपी जो करते हैं, दीवार में पीओपी करते हैं ना, तो दाबिएगा तो उसको फिर तुरंत दाबिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा। लेकिन जब सूख जाता है तब एक बार दाब के देखिए, दबेगा तो हार्ड हो जाता है सूखने के बाद। तो उसी प्रकार से जब इस पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देते हैं लेप उसका, तो ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है, फिर वो क्या होगा, इधर उधर नहीं होगा। फिर उसको काट के जब आपका हड्डी जुट गया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना जो भी रहे, उसके बाद जुटने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, काट के हटा दिया जाता है, फिर आप ठीक हो गए। नहीं तो टूटी हड्डी को शल्य चिकित्सा में, टूटी हड्डी की शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा उसी हड्डी से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा उसको क्या बोलते हैं, शल्य। शल्य मतलब होता है हड्डी, हड्डी से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा उसको शल्य चिकित्सा में होगा। शल्य चिकित्सालय, जहाँ पे चेम्बर में लिखा होगा जिस ऑफिस में शल्य, उसी ऑफिस में आपका हड्डी का काम देखा जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह जाइएगा तो वहां लिखा रहेगा शल्य, क्या शल्य डिपार्टमेंट, तो यानी वहां पे हड्डी का आपका क्या होगा, जोड़ जार होगा। ठीक, तो टूटी हड्डी की शल्य चिकित्सा में, चदरे की छेद को बंद करने में, अब मान के चलो चदरा है ऊपर में, है ना चदरा, अब इसमें छेद हो गया है, अब उसमें क्या करेंगे, छेद हो गया, अब बारिश की समय है, देखते हैं उसमें पानी क्या होता है, टपकता है, तो क्या करेंगे, उसका उपाय क्या है, प्लास्टर पीओपी लाएंगे, उसको पानी के साथ क्या करेंगे, मिला के घोल के, और छेद पे क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, क्या करेंगे, डाल देंगे, तो वो छेद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सूख जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, फिर वो छेद बंद हो गया। तो चदरे की छेद को बंद करने में, कहीं पे भी अगर चदरा में छेद हो गया तो आप पीओपी लाइए और उसको घोल के क्या कीजिए, उसमें चिपका दीजिए, साट दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अब खिलौने के निर्माण में, खिलौने में भी पीओपी यूज किया जाता है। मूर्ति के निर्माण में, मूर्ति जो बनाते हैं, चीनी मिट्टी का भी बनता है कि नहीं, इसका भी बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मूर्ति वगैरह। इधर देखे थे ना बस स्टैंड में बनाता था ना मूर्ति, है, तो वो चीनी मिट्टी का मूर्ति था। तो बहुत ही जगह पे चीनी मिट्टी नहीं समझ रहे हैं, हाँ चीनी मिट्टी का मूर्ति बनाया था, जो घर गांव वगैरह में भी बेचने आता है। तो उसी, और ये जो मूर्ति हम बनाने का निर्माण इससे भी क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी हम मूर्ति बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग समझे कहाँ कहाँ, टूटी हड्डी का शल्य चिकित्सा में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, नहीं चदरे की छेद को बंद करने में, मूर्ति बनाने में, और खिलौने बनाने में, इन सब जगहों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे जगह हैं, फिलहाल इतना ही देखिए आप लोग, इतना ही दिमाग में रखिए। ये नॉर्मल यूज जो आसपास में दैनिक जीवन में यूज होता है, इतना ही हो रहा है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हमने बताया अभी, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अनुसूत्र क्या है इसका, CaSO4 अर्ध हाइड्रेट यानी जल, नहीं हाफ H2O। जिप्सम बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने पर क्या तैयार हो जाएगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए यहाँ तैयार हो गया ना गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर उसका उपयोग हम करने लगेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं वो क्या हो गया, लवण क्या हो गया हमारा, समाप्त हो गया, लवण क्या हो गया, समाप्त हो गया, जो सारा चीज देखे थे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो बोर्ड के लिए खास इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, बोर्ड जिसको बार बार दोहराते रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। नॉर्मल आमतौर पे हम घर में दही वगैरह जमाते हैं, इसलिए दही का ही उदाहरण लिया गया है। बाकी लास्ट में बोला गया है कि खट्टे पदार्थ को, यानी पीतल एवं तांबा का जो बर्तन है, तांबा का बर्तन समझ रहे हो ना, है तांबा का जो जग वगैरह होता है ना, तांबा का बहुत सारा चीज होता है, पीतल का बर्तन होता है, तांबा का बर्तन होता है। खाना बनाने में पीतल वगैरह का बर्तन उपयोग किया जाता है। वो बेसिकली हमारे घरों में क्या होता है, जग, ज्यादातर जग रहते हैं पीतल के, नहीं तांबा के। तो कह रहा है कि उस सारे बर्तनों में यानी पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को, दही भी खट्टा पदार्थ हुआ हमारा, यानी दही या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब बताइए खट्टे पदार्थों में क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, अम्ल रहेगा तब तो वो खट्टा है ना। कोई भी खट्टा, नींबू खट्टा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अम्ल है। दही खट्टा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अम्ल है। तो यानी जो भी खट्टे पदार्थ हैं सभी के अंदर क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और अम्ल जो है ये पीतल एवं तांबा क्या है, धातु है। पीतल एवं तांबा क्या है, धातु है। पीतल एवं तांबा जो है ये सब क्या है, ये दोनों धातु, क्या है, धातु। अब बताइए जब धातु यानी कि क्या, अगर कॉन्सेप्ट देखें, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे दीजिएगा, जैसे हम पढ़ा है थ्योरी उस पे कैसे दीजिएगा। जैसे आपको पता चल गया पीतल एवं तांबा क्या है, धातु है। अब खट्टा पदार्थ है तो यानी अम्ल है, तो अम्ल यानी धातु से प्रतिक्रिया करेगा ना। और हम बताए थे अम्ल धातु से लवण बनाने की विधि जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बताइए क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब बताओ कोई चीज लवणीय हो जाएगा, अब अगर अपने से दिमाग लगाइए कि अगर खट्टा चीज को रखे, दही खट्टा है, अगर वो धातु के बर्तन में रखे, यानी कि पीतल एवं तांबा के बर्तन में रखे, पीतल एवं तांबा क्या है, धातु है, अगर उस बर्तन में रखे तो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा, खट्टे पदार्थ में अम्ल है, और दोनों में क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, लवण और जल बना लेगा। तो कोई चीज आपको खट्टा खाना है लेकिन हो जाए वो लवण यानी लवणीय हो जाए, यानी नमकीन हो जाए, तो क्या आप खाने लायक रहेगा। दही अगर नमकीन लगने लगे तो क्या आप खाइएगा उसको, है तो खाने योग हो जाएगा, रहेगा खाने योग नहीं। तो क्या समझे इससे, हमने क्या बताया, पीतल एवं तांबा का बर्तन वो क्या है, धातु है, और उसमें खट्टा पदार्थ रख रहे हैं यानी अम्ल डाल रहे हैं। अम्ल जो है धातु से क्या कर लेगा, प्रतिक्रिया कर लेगा, नहीं कर लेगा अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, लवण और जल। क्या बना लेगा, लवण और जल। और जैसे ही लवण और जल बनाया वो खाने लायक नहीं रहेगा। अब दही तुमको नमकीन लगने लगे तो आप नहीं खाइएगा उसको, खाइएगा नहीं खाइएगा, तो वो दही रहा ही नहीं, रहा दही है कुछ और बन गया, समझ गया। तो वही चीज लिखे, देखो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है कि नहीं, जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल जो है धातु से, यानी पीतल एवं तांबा क्या है, धातु है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। अब जब लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेता है तो वो स्वाद अब कैसा हो जाएगा, उसका लवणीय हो जाएगा। जो प्रतिक्रिया करके अंदर में बना लेगा बर्तन में वो लवणीय हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, जिससे खाने योग रहेगा, जिससे खाने योग नहीं रहता है। तथा साथ ही साथ बर्तन क्या हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं, यानी संक्षारण उस पर क्या होने लगेगा, जंग लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, जंग। और धीरे धीरे तुम्हारा जग का कलर वगैरह भी क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा, दूसरे टाइप का होने लगेगा। तो तुम्हारा जो भी बर्तन है वो भी खराब हो जाएगा।
तो इसलिए याद रखिएगा, घरों में मम्मी अगर रखती है या कोई भी, आप लोग कभी ऐसा नहीं कीजिएगा। तांबा एवं पीतल के बर्तन में कभी भी खट्टा पदार्थ नहीं, दही वगैरह नहीं पोड़िएगा, ठीक है। दही पोड़ देते हैं किसी बर्तन में, तो तांबा या पीतल के बर्तन में कभी दही नहीं पोड़िएगा, दही का स्वाद क्या हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा। कैसा स्वाद हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा, लवण बना लेता है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया पहला क्वेश्चन है, क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन, यानी अम्ल का जलीय विलयन मतलब क्या, अम्ल का घोल, अम्ल का घोल। अब अम्ल का जलीय घोल जो है वो क्यों विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन पहले समझिए किसको कहते हैं। किसी भी चीज से होकर, कोई पदार्थ है मान के चलिए, इससे होकर विद्युत क्या हो गया, प्रवाहित हो गया। इससे होकर विद्युत क्या हो गया, प्रवाहित हो गया। तार लेते हैं ना किसी कंपोनेंट को जलाने के लिए, बल्ब मान चलिए जलाना है, देखिए तार लगी हुई है सब जगह है। इस तार से होकर क्या हो जा रहा है, करंट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यानी आप सीधा अभी वो सब मत समझिए, अभी वो समझाएंगे है चैप्टर में। अभी फिलहाल इतना समझिए, तार है ना, तार से होकर करंट जा रहा है, विद्युत जा रहा है। विद्युत का ये क्या कर रहा है, चालन कर रहा है। किसी चीज से होकर किसी चीज का जाना मतलब वो चालन उसका कर रहा है। मान चलिए यहाँ एक पदार्थ है और उससे होकर विद्युत क्या हो रहा है, गुजर जा रहा है, यानी वो विद्युत का क्या कर रहा है, चालन कर रहा है, यानी वो विद्युत का चालक है। वो विद्युत का क्या है, चालक है। और जिससे होकर विद्युत नहीं जा रहा है वो विद्युत का क्या है, कुचालक है। क्या है, कुचालक, मतलब कु माने नहीं, चालक मतलब चालन नहीं करता है, उसको क्या कहेंगे, कुचालक। और चालक किसको कहेंगे, जिससे होकर विद्युत चला जाता है। अब बताइए, क्या ये बेंच जो है ये ठोस है, क्या इससे होकर विद्युत जाएगा है? तो क्या विद्युत का चालक हुआ कि कुचालक हुआ, यानी ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा। अगर कच्चा बांस ले ले तो क्या उससे होकर विद्युत जाएगा, करंट लग जाता है, कच्चा लग जाता है ना, सूखा में नहीं लगेगा लेकिन कच्चा में लग जाए। क्या है उसमें, जल है, क्या है उसमें, जल है। और जल जैसे ही रहा तो जल टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयन जैसे ही आया तो विद्युत का चालन कर देगा। इसलिए हमको कच्चे पदार्थों में क्या होता है, करंट लग जाता है। आप कोई गीला चीज से आप हाथ पकड़िए तुरंत करंट मार देगा। क्या है उसमें, जल है, और विद्युत क्या करता है, जल को तोड़ देता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और जैसे ही हाइड्रोजन आया वो विद्युत का क्या कर लेगा, चालन कर लेगा। क्या कर लेगा, चालन कर लेगा। तो क्या अच्छा बताइए, ये बोर्ड से होकर विद्युत का चालन होगा, नहीं। प्लाई है इसके अंदर, प्लाई क्या होता है, सूखा होता है, विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो वही बात बोल रहे हैं, समझिए आप। तो चालन किसको कहते हैं, समझ में आया है? तो कह रहा है क्या कि कोई जलीय घोल है क्यों विद्युत का चालन करता है। अगर अम्ल का जलीय घोल ले लेंगे, वो विद्युत का चालन क्यों करता है, यानी उससे होकर करंट क्यों चला जाता है। विद्युत का चालन मतलब करंट जा रहा है, उससे होकर जा रहा है ना, समझ में आ रहा है। अम्ल का जलीय घोल लेंगे, अम्ल लेंगे, और विलयन किसको कहते हैं, विलयन माने घोल, विलयन माने घोल। एक घोल तैयार किए, शरबत रे, एक शरबत। अम्ल क्या किए, जल में क्या किया, अम्ल मिला के मिला दिए, उसको 2 बार गिलास में फेर दिए, वो क्या बन गया, विलयन बन गया, अम्ल का विलयन बन गया ना। अब कह रहा है कि अब उसमें करंट देंगे तो उससे होकर करंट पास हो जाएगा, यानी उसमें करंट चला जाएगा। कहता है वही क्यों चालन करता है वो करंट का। तो अब समझिए, अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है ना। जैसे ही अम्ल जल में घुलेगा, अम्ल जल में घुल के टूट जाता है। जैसे मान चलिए यहाँ देखिए एक अम्ल, ये HCl अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जैसे ही जल में घोलेंगे ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट। आर्हेनियस के अनुसार बोला था ना, H+ आयन अम्ल बोला था ना, तो H+ आयन में टूट जाएगा और Cl- आयन में टूट जाएगा। और जैसे ही H+ आयन आया, H+ आयन आया, प्लस माइनस आया, मतलब वो क्या हो गया, विद्युत का चालन कर दिया। क्या कर दिया, विद्युत का चालन कर दिया। देखिए हर किसी में H+ है ना, अम्ल है कि नहीं, इससे होकर विद्युत का चालन हो जाएगा। तो वही कह रहा है, अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है। देखिए आयन का निर्माण कर रहा है, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन, धन आयन। और पिछले वीडियो में बताए थे ना, पिछले क्लास में कैसे टूटता है, प्लस माइनस चल रहा है? एक बार फिर से बता देते हैं, समझिए। यहाँ हाइड्रोजन है ना, और क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। तो हम ऐसे बता रहे हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी 17 लड्डू है, इसको तोड़ना है। टूटता किस पे है, 2, 8, 8,
18 इस बेसिस पे टूटता है। इसको तोड़िए, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। 8 2 10 हो गया। अब तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इसमें ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो बताओ इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। अब यानी 1 है, इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए कि नहीं। तो जब ये टूटेगा, देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 4 6 1 7, अंतिम कक्षा में 7 है ना। तो ई एक बार क्या करेगा, एक बार इसको दे देगा, एक बार इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन दे देगा। और जैसे ही दे देगा तो इस पे कौन सा चार्ज चढ़ जाएगा, प्लस चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे 1 माइनस, नहीं हो जाएगा। तो H प्लस Cl माइनस हो गया, टूट के हुआ ना, ऐसे ही हुआ। ऐसे इसी को धन आयन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऋण आयन कहेंगे। तो जब HCl टूटा, देखो H प्लस और Cl माइनस में, और जैसे ही ऋण आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। बस इतना ही बात लिखना है, बहुत आसान से, बहुत आसान है। आप देखिए सीधा लिखना, अम्ल जल में घुलकर आयनों का क्या करता है, निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। आप इस प्रकार से जो है उदाहरण दे दीजिएगा, HCl दे दीजिएगा, H प्लस Cl माइनस कर दीजिएगा, नहीं H2SO4 उसी प्रकार ये भी हुआ 2H प्लस, क्या कि 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन बना दिए, बन गया 2 हाइड्रोजन, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लिया होगा। समझ गए ना। और समझ, इसी तरह HNO3 उसे CH3 COOH, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यही अम्ल का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि यह जल में घुलकर किसका आयन का निर्माण करता है, धन आयन एवं ऋण आयन का निर्माण करता है। इसलिए अम्ल जो है जलीय विलयन का विद्युत का चालन करता है, अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करता है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीतल एवं तांबा क्या धातु है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन। और जब लवण बन जाए तो वो खराब हो गया, यानी नमकीन हो जाएगा, स्वाद उसका गड़बड़ा जाएगा, स्वाद गड़बड़ा गया ना खट्टे पदार्थ का। दही रखिएगा, दही का स्वाद गड़बड़ा जाएगा, तो वो खाने योग नहीं रहेगा। इसलिए तांबे एवं पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्या इतना बात समझ में आया सभी को।